अलविदा मनमोहन। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह गुरुवार को 92 साल की उम्र में दुनिया को रुखसत कह गए। उनके निधन की खबर से पूरे देश में शोक की लहर है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत तमाम कांग्रेस के दिग्गजों ने उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है और तमाम नेता पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास पहुंचे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे। इसी दौरान मनमोहन सिंह की पत्नी गुरुशरण कौर भी उनके साथ मौजूद रही। आपके सामने तमाम तस्वीरें हैं। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी जो श्रद्धांजलि थी उनके प्रति अर्पित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे उनके आवास पर। पीएम नरेंद्र मोदी ने उनको अपनी जो श्रद्धांजलि थी वो अर्पित की। और एक तरफ आप देखिए गांधी परिवार भी, जब से ये खबर लोगों के सामने आई है, गांधी परिवार भी तब से वहां पर मौजूद है और पूरा गांधी परिवार वहां मौजूद रहा, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा नजर आई। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे श्रद्धांजलि देने के लिए और साथ ही साथ जेपी नड्डा भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मौजूद रहे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी का निधन का समाचार सभी के लिए बहुत दुख भरा समाचार है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके सभी पारिवारिक जनों को, उनके सभी चाहने वालों को इस दुख की घड़ी में भगवान शक्ति प्रदान करे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन से देश ने न केवल एक कुशल राजनीतिक बल्कि देश सेवा के लिए समर्पित व्यक्तित्व और कुशल अर्थशास्त्री को खोया है। पंजाब के एक साधारण गांव, छोटे गांव से भारत के अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री बनने का सफर उनके समर्पण और देश की सेवा को दर्शाता है। उनको हमेशा ही सादगी और विद्वता के लिए याद किया जाएगा। देश के विकास के लिए किए गए आर्थिक फैसलों में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार तथा प्रियजनों को इस कठिन समय में संबल दे। मनमोहन सिंह जी देश के वो प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को
दुनिया के जो आर्थिक रूप से मजबूती करने के लिए फैसले होते हैं, एक वित्त मंत्री के रूप में और एक प्रधानमंत्री के रूप में देश को आर्थिक रूप से मजबूत करना, और देश में आज बहुत कुछ जो दिखाई दे रहा है वो हमारे रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की वजह से ही है कि जिस तरह बाजार और आर्थिक नीतियों पे फैसला लिया, उसी का परिणाम यह है कि आज हम दुनिया में बराबर पे खड़े हैं। एक ऐसा नेता और एक ऐसा अधिकारी और एक ऐसे प्रधानमंत्री जहां जानकारी के साथ साथ अर्थशास्त्री भी थे। पूरा देश आज दुखी भी है और उनके पुराने भाषण से लेकर के पुरानी चीजों को याद कर रहा है। देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा वो याद किए जाएंगे। देश का के लिए बहुत बड़ा क्षति हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ईमानदार, निष्ठावान, इस तरह का नेता बिरले ही मिल सकता है जिस पर कोई आरोप नहीं लगा हो, कुछ नहीं लगा। मंत्रिमंडल में मैं उन्हीं के मंत्रिमंडल में मंत्री था, उनके नेतृत्व में, और उनका बहुत बड़ा सहयोग हमको मिला जब हम रेल मंदिर थे। उनका निधन का समाचार सुन करके गहरा आघात लगा है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी मृत आत्मा को, उनके सोल को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त जो परिवार है उनको भी शक्ति मिले। हम उनका हमारे बीच से जाना न केवल एक देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, बल्कि मेरे लिए व्यक्तिगत भी। वो दिव्यता, सौम्यता और विनम्रता के प्रतीक थे। वो भारत के इतिहास में हमेशा याद किए जाएंगे। जब देश हमारा आर्थिक चैलेंजेस से गुजर रहा था तो उन्होंने अपनी लीडरशिप को देश को दिया, और मैं कह सकता हूं कि वो इंडियन इकोनॉमी के लिए आधुनिक निर्माता थे। उनके निधन से मैं भी बहुत दुखी हूं और मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उनको प्रेषित करता हूं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह की जीवन के साथ लगभग 1.5 साल गुजारा है। उनको स्टडी करते हुए, उनके कैरेक्टर को, उनके मैनरिज्म्स को। एक एक्टर जब किसी किरदार को निभाता है तो उसके फिजिकल एस्पेक्ट को तो स्टडी करता ही है, लेकिन टू पोर्ट्रे ए कैरेक्टर ट्रूथफुली यू हैव टू गो इनसाइड द पर्सन। शायद उनके कार्यकाल में ऐसी चीजें हुई जो कंट्रोवर्शियल थी, मगर वो एज एन इंडिविजुअल ईमानदार भी थे और इकोनॉमी के लिए, उन्होंने देश की इकोनॉमी के लिए बहुत काम किया था। और मैं बार बार काइंड वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि काइंडनेस इज अ वेरी रेयर क्वालिटी इन टुडेज टाइम। आई विल मिस द मैन विद द ब्लू टर्बन एंड may God rest his soul in peace. डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसा नाम जो सादगी, विद्वता और सेवा का प्रतीक है। भारतीय राजनीति और अर्थशास्त्र के इस मनीषी ने न केवल अपने विचारों से भारत को एक नई दिशा दी, बल्कि अपने कर्मों से एक समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी। 26 सितंबर 1932 को गाहगांव, पंजाब में जन्मे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने विभाजन के उस दंश को देखा, उस दर्द को झेला और उस दर्द को अपने देश की सेवा में तब्दील कर दिया। उनकी पढ़ाई लिखाई यात्रा पंजाब विश्वविद्यालय से शुरू होकर कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड तक पहुंची, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी की और विश्व को अपनी विद्वता का परिचय दिया। 1991 का जिक्र बार बार होता है जब मनमोहन सिंह की बात हम करते हैं। वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने देश के आर्थिक संकट से उबारते हुए आर्थिक सुधारों की ऐतिहासिक शुरुआत की। उनकी नीतियों ने भारत को लाइसेंस राज से मुक्ति दिलाई और वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा के लिए वो तैयार हुए।
पीएम के रूप में उन्होंने मनरेगा और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जैसे कार्यक्रमों से लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाया। उनकी विनम्रता और दूरदर्शी नेतृत्व ने हर भारतीय को इंस्पायर्ड किया। भारत समाचार पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर उनको अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी का जब भी जिक्र होगा उनके योगदान को हमेशा लोग याद रखेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा समेत विदेशी मीडिया भी कैसे उनकी आर्थिक नीतियों को सलाम करती है, देखिए खास रिपोर्ट। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना। कभी वो सोनिया गांधी के रिमोट कंट्रोल कहलाए, कभी सियासत के सबसे सुलझे राजनेता, कभी मौन मोहन बोलकर उनकी आलोचना हुई, तो कभी देश के सबसे सफल अर्थशास्त्री का तमगा भी उन्हें हासिल हुआ। 2 बार लगातार प्रधानमंत्री रहने वाला ये चेहरा अब हमारे बीच नहीं है। इस बीच मनमोहन सिंह से जुड़े कई घटनाओं का जिक्र किया जा रहा है, जिनमें से एक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से जुड़ा एक किस्सा है। ओबामा ने अपनी राजनीतिक जीवन पर आधारित संस्मरण अ प्रॉमिस्ड लैंड नाम की किताब में मनमोहन सिंह की विशेषताओं की सराहना की थी। उन्होंने लिखा था, मनमोहन सिंह भारत की अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के इंजीनियर रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता को गरीबी से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अपने कार्यकाल में अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। ओबामा ने मनमोहन सिंह को एक बुद्धिमान और ईमानदार नेता के रूप में चित्रित किया और उनकी नीतियों की वैश्विक प्रभाविता पर जोर दिया। जून 2010 में भी कनाडा में G20 सम्मेलन की इतर मुलाकात के बाद ओबामा ने कहा था कि जब मनमोहन सिंह बोलते हैं तब पूरी दुनिया सुनती है। I can tell you that here at the G20, when the Prime Minister speaks, people listen, particularly because of his deep knowledge of economic issues. भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। उन्होंने 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। उनके निधन पर देश दुनिया से शोक संदेश आ रहे हैं। भारत ही नहीं बल्कि विदेशी मीडिया भी उनके साहस की खूब चर्चा कर रहा है। ब्रिटानिया अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है, 1991 से 1996 तक वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को दशकों के अलगाव और ठहराव को दूर करने के लिए कई अहम फैसले किए थे। मनमोहन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निजी निवेश के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का दरवाजा खोला था। मनमोहन सिंह ने सरकार में कई अहम पदों की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन मनमोहन सिंह को मुख्य रूप से 1991 के आर्थिक सुधार के लिए याद किया जाता है। भारत तब घोर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। देश कंगाली की कगार पर पहुंच गया था। भारत के पास इतनी विदेशी मुद्रा भी नहीं थी कि बाकी दुनिया से कारोबार कर सके। ऐसे संकट के समय में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐसी नीतियां बनाई जो देश की इकोनॉमी के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इन नीतियों ने लाइसेंस राज को खत्म कर दिया, अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश के लिए खोल दिया और ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और उदारीकरण के एक ऐसे युग की शुरुआत की जिसने देश की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। तो आर्थिक सुधारों के जनक पूर्व पीएम मनमोहन सिंह अपने शायराना अंदाज के लिए भी बड़े फेमस थे। इसकी झलक लोगों ने तब देखी जब संसद में उनकी बीजेपी नेता सुषमा स्वराज से नोकझोंक हुई और बड़े ही शायराना अंदाज में हुई। देखिए आप। The poet has said, हमको है उनसे वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या।
Also, madam, there is a proverb and it's saying that जो गरजते हैं वो बरसते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बीजेपी को मुखातिब करके एक शेर पढ़ा। उन्होंने कहा, हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। अध्यक्ष जी, आप जानती हैं शायरी का एक अदब होता है, शेर का कभी उधार नहीं रखा जाता। मैं प्रधानमंत्री का ये उधार चुकता करना चाहती हूँ, एक नहीं 2 शेर पढ़ के। पहला, फिर उन पे उधार हो जाएगा। पहला, प्रधानमंत्री जी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और मजबूरी क्या है? हमारी मजबूरी ये है कि आप इस देश के साथ बेवफाई कर रहे हैं, इसलिए हम आपके प्रति वफादार नहीं रह सकते। और मुल्क के साथ बेवफाई करने के लिए दूसरा शेर पढ़ रही हूँ आपको मुखातिब करके। तुम्हें वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं। जिंदगी और मौत के 2 ही तो तराने हैं, एक तुम्हें याद नहीं, एक हमें याद नहीं। माना कि तेरी गीत के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरी गीत के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार कर। प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, आप इस देश के मुखिया हैं, आप इस सरकार के मुखिया हैं। अब इससे काम नहीं चलेगा कि उसने कर दिया होगा, उसने कर दिया होगा, मुझे कुछ नहीं पता। आप उर्दू जबान समझते हैं बहुत अच्छी तरह से, और शेरों में बहुत बड़ी ताकत होती है अपनी बात को आसानी से, सहजता से कहने की। आज एक शेर पूछ करके मैं आपसे जवाब पूछना चाहती हूँ। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल किया। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन से देश भर में शोक का माहौल है। वहीं अमरोहा में जुहैब खान नाम के एक चित्रकार ने अनोखे अंदाज में शोक प्रकट किया। चित्रकार ने कोयले से दीवार पर मनमोहन सिंह का पोर्ट्रेट बनाया, जिसके बाद चित्रकार ने पूर्व पीएम को 6 फीट का पोर्ट्रेट बनाकर उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जहां पूरा देश उनको याद कर रहा है, नमन कर रहा है, गमगीन है पूरा देश, और लोग उनसे जुड़े तमाम जो उनके योगदान हैं उनको लोग याद कर रहे हैं। वहीं उनको श्रद्धांजलि देने का एक जो अनोखा तरीका है वो अमरोहा से निकल कर आया। अनोखे अंदाज में वहां के चित्रकार ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को अपने अंदाज में श्रद्धांजलि दी। तो ये अनोखे अंदाज में श्रद्धांजलि दी है अमरोहा के एक चित्रकार ने, जहां पूरा देश आज उनको याद कर रहा है। कल उनका फ्यूनरल होगा। और वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी तमाम जगह से इस तरह की जो तस्वीरें निकल कर आई हैं, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को लोग याद कर रहे हैं और उनकी से जुड़ी जो तमाम बातें हैं उसका जिक्र आज किया जा रहा है। तो चित्रकार ने पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी है। कोयले से दीवार पर मनमोहन सिंह का 6 फीट का जो पोर्ट्रेट है वो तैयार किया, और जो लोगों के लिए बड़ा चर्चा का विषय रहा है। हालांकि बहुत जल्द ये पोर्ट्रेट बनाकर अमरोहा के इस चित्रकार ने तैयार किया। पूर्व पीएम के रूप में मनमोहन सिंह की उस आखिरी प्रेस वार्ता का हवाला अक्सर दिया जाता है जिसमें उनसे पत्रकारों ने बड़े टफ सवाल पूछे, बहुत कड़े सवाल पूछे। पीएम के तौर पर मनमोहन सिंह की अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी एक झलक आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, पहले आपको बधाई। आपने कहा है कि नया प्रधानमंत्री होगा आपके 2 टर्म पूरा करने के लिए। आपको मेरा सवाल है कि यूपीए 1 से यूपीए 2 तक लगातार एक के बाद एक करप्शन के इश्यूज आए हैं। आपकी मिस्टर क्लीन की जो इमेज थी, आपको नहीं लगता कि आप जब कुर्सी छोड़ने को हैं तो वो इमेज दागदार हुई है?
और उसकी वजह से इस देश में एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी जैसे दल ने जन्म लिया है। Well, as far as the charges of corruption are concerned, most of these charges relate to the period of UPA 1. The coal block allocations as well as the 2G spectrum allocation, they were both in the era of the UPA 1. We went to the electorate on the basis of our performance in that period, and the people of India re-entrusted. The people of India gave us the mandate to govern for another 5 years. So, whether these issues which have been raised from time to time by the media, sometimes by the CAG, sometimes by court, one must never forget that they belong to a period which was not the period of UPA 2, but period relating to previous 5 years, and the people of India entrusted us with new responsibilities, knowing full well. So the people of India do not seem to have paid heed to all these charges of corruption which are levied against me or for my party. पिछले 9-10 वर्षों में क्या कभी ऐसा मुश्किल वक्त आया कि आपको लगा कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए? I've never felt like resigning at any time. I've enjoyed doing my work. I've tried to do my work with all honesty, with all sense of integrity, without regard for fear or favor. आपसे मेरा सवाल है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर जब मैनिफेस्टो आपका आया था तो आपने कहा था हम लागू करेंगे। आपने इन 5 सालों में बहुत सारी स्कीम माइनॉरिटीज़ के लिए दी, लेकिन ये क्या वजह है कि ये माइनॉरिटी की स्कीम आवाम तक नहीं पहुंच पाती? हमने सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने में काफ़ी काम किया है और मुझे दुख से कहना पड़ता है कि ये तमाम आवाम तक नहीं पहुंच सका। ये भी ठीक है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी करनी बाकी हैं, कुछ कोर्ट्स में पड़ी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं जिसकी वजह से और चीज़ें को लागू नहीं किया जा सका। लेकिन जहाँ तक हमारे गवर्नमेंट का ताल्लुक है, स्कॉलरशिप्स फॉर माइनॉरिटीज़ हैव गॉन अप ट्रिमेंडसली। मौलाना आज़ाद fellowships have increased substantially, and the program for multidisciplinary approaches to minority concentrated districts in 90 districts of our country have been put in place. So enough has been done, but I would be the last person to say that there is no scope for doing more. मेरा प्रश्न है, पिछले 10 वर्षों में आप पर सबसे ज्यादा चुप रहने के आरोप लगे हैं। कांग्रेस पार्टी में भी ये कहा जाता रहा कि आप सही समय पर राजनीतिक जवाब नहीं देते हैं। आपको ऐसी क्या थी जो रोके रही 10 वर्षों में, और ऐसी कोई कोई कमी आपको लगती कि किसी वक्त पर आपको बोलना था और आप वहां पर नहीं बोल सके? जहाँ तक बोलने का सवाल है, जब भी ज़रूरत पड़ी है पार्टी फोरम में मैं ज़रूर बोलता रहा हूँ और आगे भी बोलता रहूँगा। और आपको बता दें कि योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण भी उनसे बहुत करीब रहे हैं और साथ ही साथ 3 साल तक उनके बॉडीगार्ड रहे। असीम अरुण 2004 से करीब 3 साल तक उनके मेन बॉडीगार्ड थे, जो हमेशा उनकी परछाई की तरह उनके साथ रहते थे। उनके निधन पर दुख जताते हुए असीम अरुण ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। मनमोहन सिंह की सादगी को उजागर उन्होंने किया है।
असीम अरुण का किया गया ये पोस्ट। और कल जब असीम अरुण से भारत समाचार ने बात भी की, हमने उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया कि लगभग 3 साल वो उनके बॉडीगार्ड पर थे और उनको उनके बहुत नजदीक रहने का मौका मिला, उनको बहुत करीब से उन्होंने जानने की कोशिश की। और उन्होंने बताया कि बहुत सारी महंगी गाड़ियां होने के बावजूद भी जो मारुति थी, जो एक छोटी कारें थी, वो उनके दिल के बहुत नजदीक हुआ करती थी। असीम अरुण जी हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। तमाम ऐसी बातें हैं मनमोहन सिंह से जुड़ी हुई जिनको लेकर उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि मनमोहन सिंह जो है वो उनके साथ इनका काफ़ी लंबा साथ रहा है। सर, किस तरह से साथ आपने बिताया? मैं जब आईपीएस में था तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी में 2004 से मुझको सेवा करने का मौका मिला और उसमें करीब 3 साल प्राइम मिनिस्टर के साथ एक क्लोज प्रोटेक्शन टीम चलती है, उसको हेड करने का मौका मुझको मिला। तो बहुत नज़दीकी से उनका रहन सहन, उनका व्यवहार देखने, उनके परिवार का भी व्यवहार देखने का मुझको मौका मिला और बहुत कुछ सीखने का अवसर था वो। सर, क्या क्या यादें हैं जो आपके जहन में महफूज हैं? कभी आप लोगों से बातचीत होती थी तमाम मुद्दों को लेकर कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है? देखिए, मैं उनकी सिक्योरिटी का इंचार्ज था, तो नीतिगत विषयों पे तो जाहिर बात है ना मैं उनसे पूछता था ना मुझसे वो सलाह लेते थे। लेकिन उनके जो लाइफस्टाइल के विषय थे वो मैं बहुत ध्यान से याद करता हूँ। जैसे मैं याद करता हूँ कि उनकी समयशीलता, पंक्चुअलिटी गजब की थी। अगर 8 बजे निकलना है कहीं तो वो 7:45 बजे पूरी तरीके से तैयार मिला करते थे। हर एक व्यक्ति को इतने प्यार से, समानता के साथ वो देखते थे। अपना भोजन करने से पहले हमेशा कि सब ने, स्टाफ ने भोजन कर लिया कि नहीं, क्योंकि वो पता था कि अगर वो भोजन कर लेंगे तो फिर तुरंत हम लोग निकल जाएंगे। तो पहले वो सुनिश्चित कर लेते थे कि बाकी सब ने भोजन कर लिया कि नहीं कर लिया। और जैसा मैंने कल एक पोस्ट में भी लिखा, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उस समय नई नई BMW गाड़ियाँ एसपीजी ने खरीदी थी, तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, बड़ा असहज महसूस करते थे। कहते कि नहीं इतनी महंगी गाड़ी में मैं नहीं बैठ सकता हूँ। तो उनको मैं समझाता था कि सर ये गाड़ी आपके वैभव के लिए, ऐश्वर्य के लिए नहीं है, ये सिक्योरिटी फीचर्स इसके इतने अच्छे हैं, इसलिए हम लोग इस गाड़ी को प्रेफर करते हैं। पर उनकी मारुति 800 गाड़ी जो थी वो भी वहीं साथ ही खड़ी रहती थी और वो हमेशा मुझे याद दिलाते थे कि मेरी गाड़ी ये है, मैं इसमें कन्फ्यूजन नहीं है कोई, ये गाड़ी प्राइम मिनिस्टर की है और मेरी गाड़ी ये है। और उनकी मारुति 800 को भी एसपीजी में हम लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ में चमका के रखते थे। हर दूसरे तीसरे दिन प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर ही एक राउंड लगवाते थे ताकि वो चालू हालत में रहे। तो एक आम आदमी की छवि, एक आम आदमी का जीवन, मैं समझता हूँ अपनी उस गाड़ी को भी वो सहेज के रखते थे और रोज़ उस गाड़ी को निहारते थे। और मुझसे नहीं कहते थे पर मन में मैं सोचता हूँ कि उनके मन में यही विचार आते होंगे कि मेरा जो स्वरूप है वो एक आम आदमी का है, मारुति 800 वाला है। गाड़ी जिसमें मैं चलता हूँ वो प्राइम मिनिस्टर की है, लेकिन मैं वही आम आदमी हूँ, ऐसा भाव उनका था। बड़ी खामोश तबीयत थे मनमोहन सिंह। ये देखा जाता था कि सदन में भी कम बोलते थे और मीडिया में भी कम बोलते थे, सिर्फ काम में वो विश्वास रखते थे। उस समय का राजनीतिक परिदृश्य ही कुछ ऐसा था कि यूपीए सरकार जो थी और प्रधानमंत्री जी के ऊपर बहुत तरह के राजनीतिक दबाव होते थे। वो प्रधानमंत्री बने थे लेकिन पोस्टर पे उनका चेहरा नहीं था जब चुनाव लड़े थे। तो इन परिस्थितियों को वो भी समझते थे और जिस प्रकार के प्रेशर्स थे, मुझे लगता है वो अगर ना होते तो वो और ज़्यादा अच्छा देश के लिए काम कर पाते। ये बात सही है कि कम बोलने में विश्वास रखते थे, करने में बहुत विश्वास रखते थे और मूल रूप से एक विशेषज्ञ ब्यूरोक्रेट, एक विशेषज्ञ इकोनॉमिस्ट के रूप में उनको प्राइम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर बनने से पहले से देखा जाता था और वही आज भी हम लोग उनको याद करते हैं। कोई याद हो ऐसी जो साथ में कभी शेयर कर सकें जिसको मीडिया के माध्यम से आप? वैसे तो बहुत सारी यादें हैं, लेकिन सिक्योरिटी ऑफिसर्स की एक शपथ होती है कि कभी भी हम कोई बात बाहर ना नौकरी दौरान बोलते हैं ना बाद में बोलते हैं। तो जिस गाड़ी में प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, उनके साथ हमेशा चल रहे हैं, तो बहुत सी बातें कान में पड़ती हैं, लेकिन हम स्वयं भी भूल जाते हैं कि गलती से भी हमारे मुंह से ना निकले। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं याद करता हूँ तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, वो और उनकी पत्नी गुलशन कौर जी, उनकी बेटियां जिस तरीके से इतने ऊंचे पद पे थे, लेकिन उनका रहन सहन, उनकी अपनी
कोशिश ये हमेशा कि मैं अपने विद्या के अर्जन से, मैं अपने कर्म से आगे बढ़ूं, ना कि अपने जन्म से आगे बढ़ूं। और उसकी से बड़ी बात मैं अनुभव करता हूं हमेशा, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन को अगर देखें तो अत्यंत सामान्य परिस्थितियों से निकल के आए थे और केवल अपनी शिक्षा और ज्ञान से आगे बढ़े। वही स्थिति डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की भी है। बंटवारे के समय कुछ भी लेकर के उनका परिवार, जिसको पाकिस्तान बोलते हैं, वहाँ से आया था, लेकिन उन्होंने अपनी शिक्षा अर्जित की, परिवार को और ताकत दी, देश के प्रधानमंत्री बने। ये हमारे देश का गौरव भी है कि ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला।